Hello everyone, as you all know, this is Nihar Tiwari. So guys, we're back with another video related to a series of organizational behavior, and in this part we are going to cover some next topics. ठीक है, उससे पहले हमने बहुत सारे पार्ट्स को डिस्कस किए हैं और मोस्ट आपका सिलेबस जो है वो अब खत्म ही होने वाला है. तो उससे पहले वाले पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो डू चेक देम आउट, राइट. और इस पार्ट को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. सो नाउ गाइस, आज जिस टॉपिक को हम लेके बात करने वाले हैं वो आपका नेक्स्ट है ग्रुप बिहेवियर से ही रिलेटेड रिमेनिंग टॉपिक. इससे पहले हम लोगों ने ग्रुप बिहेवियर से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक समझे थे कि ग्रुप बिहेवियर की मीनिंग क्या है, ग्रुप स्ट्रक्चर क्या है, टाइप्स क्या है, ठीक है, टाइप्स ऑफ ग्रुप्स क्या है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी. नहीं अभी तक देखी है तो पहला पार्ट जरूर देखें ताकि आपको फर्दर दिक्कत ना हो उससे रिलेटेड. आज हम करने वाले हैं कि ग्रुप डिसीजन मेकिंग क्या है, मतलब एक ग्रुप कैसे डिसीजन लेता है, थोड़ा सा ही इसमें हम समझेंगे. टीम वर्सेस ग्रुप, ये आ सकता है क्वेश्चन कि क्या डिफरेंस है टीम और ग्रुप में. और इंटर ग्रुप प्रॉब्लम, जो कि बहुत ही इजी टॉपिक है कि इंटर ग्रुप प्रॉब्लम जो है वो क्या है, कैसे आती हैं, वो सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं. तो पहले स्टार्ट कर रहे हैं अपने ग्रुप डिसीजन मेकिंग से कि ग्रुप जो है वो किस तरीके से अपना जो डिसीजन है मेकिंग है वो कैसे करता है. तो ग्रुप डिसीजन मेकिंग क्या है, एक ग्रुप का डिसीजन कैसे लेता है, ठीक है, लोग किस तरीके से कलेक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं, एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस करते हैं, दैट इज व्हाट ग्रुप डिसीजन मेकिंग, जो समझ पा रहे हैं. अब बहुत थोड़ा देख लेते हैं. ग्रुप डिसीजन मेकिंग इन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ मेकिंग डिसीजन कलेक्टिवली. देखो कलेक्टिवली डिसीजन लेना है बिकॉज इट्स अ ग्रुप डिसीजन मेकिंग. So process of making decision collectively by involving multiple individual or group within the organization. मतलब कि जब आप बहुत सारे इंडिविजुअल को बुला के कलेक्टिव डिसीजन लेते हैं, दैट इज व्हाट ग्रुप डिसीजन मेकिंग. या बहुत सारे ग्रुप जो है ऑर्गेनाइजेशन में उनको एक साथ बुला के कलेक्टिवली डिसीजन मेकिंग करते हैं, वो जो पूरा प्रोसेस है दैट इज व्हाट ग्रुप डिसीजन मेकिंग. It recognizes that decision can be influenced by diverse perspective, expertise and experience, leading to a better quality decision and increased acceptance and commitment to the chosen area of action. और इसमें क्या होता है कि जो भी डिसीजन आप ले रहे हैं कलेक्टिवली एक ग्रुप में, वो बहुत सारी चीजों से इन्फ्लुएंस होता है कि जो भी आपके मेंबर हैं उनको कितनी नॉलेज है, ठीक है, वो अपना अपना अलग अलग पॉइंट रखेंगे अपने नॉलेज के बिहाफ पे, अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे, उनका सोचने का तरीका क्या है. तो इसकी वजह से क्या होगा, बहुत सारी चीजें आती हैं, बहुत सारे थॉट्स आते हैं, आइडियाज आते हैं एक डिसीजन मेकिंग में, और जिसकी वजह से हम एक क्वालिटी डिसीजन ले पाते हैं जो कि एक्सेप्टेबल होता है बहुत सारे लोगों के थ्रू जो ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं, क्योंकि उन सबके ही थ्रू हमने कलेक्टिव डिसीजन जो है वो लिया है, सबको इंपॉर्टेंस दी है. ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर ही मैं पर्सन ने डिसीजन ले लिया और सब पे थोप दिया, तो ऐसा कुछ नहीं है. ये ग्रुप डिसीजन मेकिंग है, एक ऑर्गेनाइजेशन में ग्रुप डिसीजन मेकिंग होनी जरूरी है. अब है कि किस किस तरीके से कर सकते हैं, तो दो तरीके हम यहाँ देख रहे हैं. पहला है ब्रेन स्टॉर्मिंग. ब्रेन स्टॉर्मिंग ऐसा वर्ड नहीं है जो नहीं सुना होगा, सुना जरूर होगा. ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होता है, जब बहुत सारे ब्रेन आपस में आके आइडियाज लाते हैं, जनरेट करते हैं, सोचते हैं, ओपनली सोचते हैं, पूरी फ्रीडम दे दी जाती है कि जितना सोच सके सोचो इस टॉपिक को लेके, बिना आपको कोई जज नहीं करने वाला, ना आपको क्रिटिसाइज किया जाएगा. ओपन थॉट्स आप लाते हैं एंड देन आपस में जो भी आइडियाज होते हैं वो ओपनली कम्युनिकेट करते हैं, रखते हैं. इससे क्या होता है, बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज आ पाते हैं, क्योंकि आपको पता है जब आपको एक ग्रुप में आप हैं और आपको फ्रीडम दे दी जाए कि आप जो कुछ भी आपके दिमाग में आ रहा है बताइए, आपको जज नहीं किया जाएगा, तो आप बहुत सारी चीजें ओपनली बता सकते हैं, फ्री होकर सोच सकते हैं. और जब आप फ्री होकर सोचते हैं तो आप बहुत ही क्रिएटिव सोच पाते हैं, ठीक है, फ्री माइंडेड होकर ऑफकोर्स आप क्रिएटिव सोच पाते हैं, इनोवेटिव सोच पाते हैं. आपको लगता है कि मैं अगर इनोवेटिव बोलूंगा तो ऐसा नहीं, लोग मेरे ऊपर हंसेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये बात कह दी गई तो हंसेगा नहीं, क्रिटिसाइज नहीं किया जाएगा. तो क्या है कि इस तरीके से बहुत सारे आइडियाज आते हैं. जब बहुत सारे लोग अलग अलग आइडियाज रखते हैं, उसके बेसिस पे फिर जो हमें बेस्ट ऑप्शन लगता है उसको हम सेलेक्ट करते हैं और उसे ही हम एज अ डिसीजन कंसिडर करते हैं. तो दिस कैन बी द मेथड दैट इज ब्रेन स्टॉर्मिंग. ब्रेन स्टॉर्मिंग करा के हम ग्रुप डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं. नेक्स्ट इज NGT, that is नॉमिनल ग्रुप टेक्निक. नॉमिनल ग्रुप टेक्निक का यूज कर सकते हैं. ये क्या है, एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है टू ग्रुप डिसीजन मेकिंग, ठीक है, एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है आपकी ग्रुप डिसीजन मेकिंग की. इट इन्वॉल्व इंडिविजुअल इंडिपेंडेंटली जनरेटिंग आइडियाज और सोल्यूशन एंड देन शेयरिंग देम इन अ राउंड रॉबिन मैनर. यहाँ पे जो इंडिविजुअल हैं वो इंडिपेंडेंटली, मतलब अपना अलग 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 होके अपने आइडियाज और जो भी आपकी कोई प्रॉब्लम उसका सोल्यूशन जो है वो सोचता है, उसके बाद एक एक करके एक सीरीज में अपने अपने आइडियाज को रखता है.
ठीक है, ब्रेनस्टॉर्मिंग में इकट्ठा सब सोच रहे हैं और अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। यहाँ पे अलग अलग आप सोचिए और अलग अलग अपने आइडियाज लाइए और फिर उसको एक एक करके कन्वे करिए। फिर हम उस पर डिस्कशन करेंगे, फिर इवेलुएट करेंगे कि हमें कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट लग रहा है, किस डिसीजन को हम कंसीडर करेंगे। तो ये हो गया आपका ग्रुप डिसीजन मेकिंग। अगर पेपर में आता है कि ग्रुप डिसीजन मेकिंग क्या है, तो इस तरीके से आप थोड़ा इलेबोरेट कर सकते हैं और ये कुछ अप्रोचेस हो जाएंगे आपके कि किस तरीके से ग्रुप आपको डिसीजन मेकिंग करनी है। नेक्स्ट जो था आपका वो था आपका टीम वर्सेस ग्रुप, कि टीम और ग्रुप में क्या डिफरेंस है। हम कहते हैं ये हमारी टीम है और टीम में भी हम देखते हैं बहुत सारे लोग हैं। हम कहते हैं ये हमारा ग्रुप है और ग्रुप में भी हम देखते हैं बहुत सारे लोग हैं, लेकिन इन दोनों में कुछ डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है वो हमें समझना है यहाँ। तो सबसे पहला है गोल। गोल क्या है कि आप किस पर्पस के लिए काम कर रहे हैं। टीम क्या है, टीम का जो गोल होता है वो क्या होता है, कॉमन गोल होता है। ठीक है, अ टीम इज अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल हु वर्क टुगेदर टुवर्ड अ शेयर्ड ऑब्जेक्टिव और कॉमन गोल। द पर्पस ऑफ टीम इज टिपिकली टू अचीव स्पेसिफिक आउटकम और रिजल्ट। एक जो टीम होती है वो आपस में एक कॉमन गोल के लिए काम कर रही होती है। लाइक हम कहते हैं इंडिया की टीम क्रिकेट टीम है, तो क्रिकेट टीम का जो कॉमन गोल है वो क्या है, मान लो वर्ल्ड कप के लिए खेली तो वर्ल्ड कप जीतना, वो सब सब टीम मेंबर को वही चाहिए, कुछ अलग नहीं चाहिए, वही काम करना है। तो पर्पस क्या है कि जो एक स्पेसिफिक रिजल्ट है आउटकम वो आपको अचीव करना है। ग्रुप क्या है, यहाँ पे इंटरेस्ट शेयर्ड होते हैं। अ ग्रुप इज द कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल हु कम टुगेदर बेस्ड ऑन शेयर्ड इंटरेस्ट एफिलिएशन और ऑर्गेनाइजेशनल असाइनमेंट। यहाँ पे लोग इसलिए आपस में आए होते हैं क्योंकि जो उनका काम है, जो उनका इंटरेस्ट है या जो उनको काम दिया गया है वो क्या है, एक दूसरे से मैच हो रहा है, वो शेयर्ड हो रहा है। ग्रुप इंडिविजुअल में हैव ऑब्जेक्टिव और गोल डाटा नॉट नेसेसरली अलाइन विद द रेस्ट ऑफ द ग्रुप। इनके कुछ ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं जो जरूरी नहीं है बाकी जो ग्रुप मेंबर है उनसे मतलब मैच ही कर रहे हो या अलाइन कर रहे हो। लाइक हमारा एक ग्रुप है, हम आए हैं एक असाइनमेंट या प्रोजेक्ट को कंप्लीशन को लेके, हमें एक साथ करना था तो हमें एक ग्रुप फॉर्म कर दिया, हम वर्क कर रहे हैं। हो सकता है वो जो टीम मेंबर एक मतलब जो भी हमारे ग्रुप का एक मेंबर है उसका जो अल्टीमेटली गोल है उस प्रोजेक्ट के थ्रू वो ये चाहता है कि मेरे नंबर बन जाए, मैं थोड़ा सा प्रमोशन मुझे मिल जाए। दूसरा है उसको है कि नहीं बस ठीक है टास्क जो है वो बस कंप्लीट हो जाए, जैसे तैसे खत्म करो। तीसरा जो है वो सोच रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा करना है तो चलो हाँ ये इसको अच्छे से कर लेंगे। तो हर का इंटरेस्ट अलग अलग हो सकता है, ऐसा नहीं है कि कॉमन गोल है सबका। ठीक है, ब्लिक एंड टीम में कॉमन गोल जो है वो होता है। नेक्स्ट इज डिपेंडेंस। डिपेंडेंस क्या है आपका कि जो गोल है वो किस चीज पे डिपेंड है। इंटरडिपेंडेंस, टीम मेंबर रिलाई ऑन ईच अदर स्किल नॉलेज एंड एक्सपर्टाइज टू कंप्लीट देयर कलेक्टिव गोल। यहाँ पे जो टीम मेंबर है वो एक दूसरे के स्किल पे, एक दूसरे की नॉलेज पे, एक दूसरे की एक्सपर्टाइज पे डिपेंड करते हैं, रिलाई करते हैं ताकि वो जो कलेक्टिव गोल है वो अचीव कर पाए। ठीक है, दे कोलैबोरेट क्लोजली, कम्युनिकेट फ्रीक्वेंटली एंड कोऑर्डिनेट देयर एफर्ट्स। जैसे कि बहुत ही इजी एग्जांपल मुझे इंडियन क्रिकेट टीम का लग रहा है कि क्रिकेट टीम में क्या है, अलग अलग लोग अलग अलग स्किल में एक्सपर्ट है, कोई बॉलिंग में है, कोई बैटिंग में है, कोई कीपिंग में है। तो ये लोग आपस में एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं क्योंकि अब एक भी कम रह गया तो मैच चला जाएगा हाथ से, वो गोल नहीं अचीव हो पाएगा। तो आपस में आपको कम्युनिकेट करना है फ्रीक्वेंटली, कोऑर्डिनेट करने एक दूसरे के पास। इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन की भी टीम हो सकती है जो एक कलेक्टिव गोल के लिए काम कर रही है। प्रोजेक्ट टीम हो सकती है जो प्रोजेक्ट को ही अचीव करना है या टेंडर लेना है, तो वो फिर जो भी एक दूसरे की नॉलेज स्किल है उस पर डिपेंड कर रही होगी। एक भी कम हो गया, एक भी लैग कर गया उस प्रोजेक्ट को कम्युनिकेट करने में, तो पूरी टीम जो है वो चली जाएगी। इंडिपेंडेंस हो सकता है, ग्रुप मेंबर कैन ऑपरेट इंडिपेंडेंटली एंड मे नॉट रिलाई हेविली ऑन ईच अदर फॉर अचीविंग देयर इंडिविजुअल ग्रुप। जो ग्रुप मेंबर हैं वो इंडिपेंडेंटली यहाँ पे वर्क करते हैं, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं होते, हेविली रिलाई नहीं करते एक दूसरे पर अपने गोल को अचीव करने के लिए। मुझे प्रमोशन चाहिए, मैं आप पे क्यों डिपेंड करूँ, मैं अपना अच्छा कर रही हूँ ना, मैं अपना नंबर बना रही हूँ ना, आपको बस काम जैसे तैसे करना है, वो आप मुझ पे क्यों डिपेंड करें कि मैं भी ऐसे ही निकाल दूं। तो हम एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं अपने अपने गोल के लिए। देयर वर्क मे बी लेस कोलैबोरेटिव, मतलब ज्यादा कोलैबोरेट करने की जरूरत नहीं है। स्किल्स क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री स्किल है। टीम are often composed of members with diverse skill set and expertise. Each team member brings specific strength and ability to contribute to the overall performance. मतलब हर की अलग अलग स्किल है, कॉम्प्लीमेंट्री स्किल है, मतलब सेम स्किल नहीं है, कोई किसी चीज में अच्छा कोई किसी चीज में अच्छा है, इसलिए हमने एक टीम फॉर्म करी है। आप प्रोजेक्ट, हमारा एक प्रोजेक्ट है, आप डिजाइनिंग में अच्छे हैं, मैं एग्जीक्यूशन में अच्छा हूँ, आप मोटिवेशन में अच्छे हैं, तो इस तरीके से हमारी अलग अलग स्किल है। जरूरी नहीं मैं भी मोटिवेशन में ही उतनी अच्छी हूँ जैसे आप हैं, तो हमारी कॉम्प्लीमेंट्री स्किल है एक टीम में। ग्रुप में क्या होता है, स्किल सेम होती है,
ग्रुप ऑफन कंसिस्ट ऑफ मेंबर जिनके पास सिमिलर स्किल है, कैरेक्टरिस्टिक है, ऑर्गेनाइजेशनल रोल है। द एम्फेसिस ऑन इंडिविजुअल एक्सपर्टाइज रादर देन कॉम्प्लीमेंट्री स्किल फाउंड इन टीम। यहाँ पे जो है जितने भी इंडिविजुअल हैं उनके ऑलमोस्ट जो स्किल है वो सेम होती है, सेम एक्सपर्टाइज होती है, ठीक है, जरूरी नहीं है वो कॉम्प्लीमेंट्री हो। नेक्स्ट इज सिनर्जी। Synergy effective team can generate synergy where the combined efforts of the team member result in outcome that are greater than the sum of individual contribution. Synergy मतलब क्या होता है कि जब आप एक साथ काम करते हैं, वो जो पावर है उस चीज की, जो वो कंबाइंड एफर्ट से जो एक साथ आ रहे हैं उससे जो रिजल्ट आ रहा है, वो जो अगर हम इंडिविजुअली वर्क कर रहे हैं, ठीक है, उससे क्या है, ज्यादा है, ठीक है। मतलब एक साथ काम करना और एक है इंडिविजुअली अलग अलग, एक है एक पैटर्न में लेकिन अलग अलग काम कर रहे हैं, अपने अपने काम से मतलब है, एक साथ काम नहीं कर रहे हैं। तो ये सिनर्जी जो है वो टीम में क्या है, अलग है। मतलब कि यहाँ पे लोग जो है वो सिनर्जी जनरेट कर पाते हैं क्योंकि वो कंबाइंड एफर्ट्स कर रहे होते हैं, एक साथ वर्क कर रहे होते हैं, जिससे क्या होता है, जो रिजल्ट आ रहा होता है वो ग्रेटर होता है देन द सम ऑफ कंबाइंड कंट्रीब्यूशन। सिनर्जी इज अचीव थ्रू कोलैबोरेशन, आइडिया शेयरिंग एंड लेवरेजिंग द कलेक्टिव इंटेलिजेंस ऑफ द टीम। अब कैसे सिनर्जी अचीव कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करके, आइडिया को एक दूसरे के साथ शेयर करके और अपनी टीम के इंटेलिजेंस को लेवल अप हाई करके। यहाँ पे सिनर्जी क्या है, लिमिटेड है, मतलब कि यहाँ पे लोग एक दूसरे के साथ कलेक्टिवली वर्क नहीं कर रहे हैं, वो अलग अलग इंडिविजुअली वर्क कर रहे हैं और एक साथ दिन मिल जा रहे हैं। तो कलेक्टिव परफॉर्मेंस ऑफ द ग्रुप में नॉट रिजल्ट इन सिनर्जी इफेक्ट। यहाँ पे सिनर्जी इफेक्ट नहीं देखने को मिलता है ग्रुप में। योर फोकस इज प्राइमरी ऑन इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन रादर देन कंबाइंड एफर्ट। यहाँ पे वो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन पे वर्क करते हैं, हमारा इंडिविजुअल जो टास्क है हम उसको अच्छे से करें, बस हमें उससे मतलब है। एक दूसरे के साथ कॉपरेट करना, एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करना, वो हमारा मेन एम नहीं है एक ग्रुप में। नेक्स्ट इज अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मतलब कि क्या, जिम्मेदारी है। टीम मेंबर होल्ड देमसेल्फ ईच अदर अकाउंटेबल फॉर देयर इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव परफॉर्मेंस। टीम में क्या होता है, एक की भी गलती है तो पूरी टीम मेंबर अपनी वो गलती मानेगी। एक की कमी की वजह से ऐसा नहीं वो उसी को ही कह दे आपकी वजह से ही हुआ है, नहीं, वो पूरी टीम को कलेक्टिवली इस चीज के लिए क्या मानेगी, अकाउंटेबल मानेगी। तो आपका रिजल्ट जो भी आ रहा है उसके लिए पूरी टीम जिम्मेदार है। ये वाली अकाउंटेबिलिटी हमें टीम में देखने को मिलती है। दे टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर रोल एंड कंट्रीब्यूट टू द सक्सेस ऑफ द टीम। इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी मतलब सिर्फ आप अपनी जिम्मेदारी ले रहे हैं, ग्रुप अगर फेल हो रहा है उसकी वजह से आप ये नहीं कहेंगे कि हमारी भी गलती है, आप किसी एक पे ही डालेंगे जिसको आपको लग रहा है वो गलती हो सकती है। तो while individual in a group are accountable for their own performance, there may be less emphasis on holding each other mutually accountable for group outcome। अगर ग्रुप में आप सक्सेस लिए तो आप एक दूसरे को नहीं ठहराएंगे कि हाँ हमारी वजह से, हमारी वजह से, हम सबकी वजह से। वहां पे आप इंडिविजुअल कहेंगे कि मैंने ये चीज अच्छी करी इसलिए ये चीज अच्छी हो गई है यहाँ पे। तो इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी लेते हैं, मतलब अपनी जिम्मेदारी लेते हैं, पूरी टीम की जिम्मेदारी आप नहीं लेते हैं, कुछ गलत भी हो या अच्छा भी हो। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, क्लियर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टीम में। टीम typically have clear defined role and responsibility for each member, outlining their specific task and area of expertise. Role may be more fluid and adaptable in response to the changing need and circumstances. यहाँ पे जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है टीम में वो बिल्कुल क्लियर है कि किसकी क्या टास्क है, किसकी क्या एक्सपर्टाइज है, उसको उस चीज में अच्छे से क्या करना है, वर्क करना है। यहाँ पे रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वेरी हो सकती है, मतलब कि ग्रुप मेंबर में हैव लूजली डिफाइंड रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट अलाउ फॉर मोर ऑटोनॉमी एंड इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग विद इन द ग्रुप। यहाँ पे रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वेरी कर सकती है, किसकी क्या रोल है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, जरूरी नहीं वो क्लियरली डिफाइन करे। जिसको जो लग रहा है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रोल वो अपना निभा सकता है, ठीक है। और यहाँ पे ऑटोनॉमी ज्यादा देखने को मिलती है, मतलब कि आप अपने ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, अपने पावर पे, अपने आप पे कॉन्फिडेंस है आपको, इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग आप करना चाहते हैं। तो ये है ग्रुप। नेक्स्ट इज लास्ट टॉपिक दैट इज इंटर ग्रुप प्रॉब्लम इन ऑर्गेनाइजेशनल ग्रुप डायनेमिक। हमने ग्रुप को समझ लिया कि लोग आपस में आ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं, लेकिन जब लोग आपस में आते हैं तो हमें पता अलग अलग पर्सपेक्टिव के होते हैं, अलग अलग सोच के होते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि सब एक ही पेज पे ही वर्क करेंगे, एक ही फेस पे ही सोचेंगे, अलग अलग आप सोच भी सकते हैं, अलग अलग आप पॉइंट भी रख सकते हैं। तो वहां पे क्या आपको देखने को मिलेगा, वहां पे आपको देखने को मिलेगा कॉन्फ्लिक्ट्स। कॉन्फ्लिक्ट क्यों, क्योंकि हो सकता है ओपिनियन कहीं ना कहीं मैच ना। तो इंटर ग्रुप प्रॉब्लम्स क्या है, इंटर ग्रुप प्रॉब्लम मतलब कि एक जो ग्रुप है उसमें जो इंटरेक्शन हो रहा है, जो लोग हैं उनमें क्या प्रॉब्लम्स है, उसे हम कलेक्टिवली कहेंगे इंटर ग्रुप प्रॉब्लम।
In organization, group dynamic refers to conflict, tension or issues that arise between different group within the organization. मतलब जो भी conflicts, tension, issues जो अलग अलग ग्रुप में ऑर्गेनाइजेशन में आ रहे हैं उसे हम कहते हैं इंटर ग्रुप प्रॉब्लम. These problem can hinder collaboration, communication and overall effectiveness. और ये सब क्या करेंगे, प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे कम्युनिकेशन में, क्योंकि ऑफकोर्स अगर टेंशन है, अगर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं तो एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं करना चाहेंगे, एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट नहीं करना चाहेंगे. इससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल इफेक्टिवनेस डाउन हो जाएगी, उस पर असर देखने को मिलेगा. इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट. सम कॉमन इंटर ग्रुप प्रॉब्लम क्या है, पहला है इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट. कॉन्फ्लिक्ट can arise where there is competition for resources, difference in goals and priorities, perceived inequality between groups. मान लो ग्रुप्स हैं, दो आपस में ग्रुप्स हैं, इनके बीच में आपस में कॉन्फ्लिक्ट है, तो उसे हम कहेंगे इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट. ये कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है रिसोर्स कंपटीशन के लिए. मान लो आपको भी जो रिसोर्स चाहिए प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए वो मुझे भी चाहिए, तो हमारा आपस में कंपटीशन हो सकता है कि मुझे वो चीज़ चाहिए तो आप थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करें, और आप नहीं कॉम्प्रोमाइज करें तो वी विल फाइट. गोल और प्रायोरिटीज में हो सकता है डिफरेंस, आप कोई अलग प्रायोरिटी लेके चल रहे हैं, मैं कोई अलग प्रायोरिटी लेके चल रही हूँ, हमारा ग्रुप अलग प्रायोरिटी लेके चला, तो वो कॉन्फ्लिक्ट वहां पे आएगी. तो दिस कैन लीड टू नेगेटिव परसेप्शन, मिसट्रस्ट. ठीक है, मिसट्रस्ट हो सकता है, आप एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, परसेप्शन एक दूसरे के ग्रुप के बारे में नेगेटिव बनाएंगे. इससे क्या होगा, मान लो कोई आपस में ग्रुप में जब डिसीजन मेकिंग होगी, अलग अलग ग्रुप को आपस में आके डिसीजन लेना होगा, तो हम वहां पे नहीं कोलैबोरेट करेंगे, हम वहां कॉपरेट नहीं करेंगे, एक दूसरे के नेगेटिविटी पॉइंट्स को जनरेट करेंगे. तो ये इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट जो है वो एक कॉमन प्रॉब्लम हो सकती है. नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन बैरियर देखने को मिलेगा. इनइफेक्टिव कम्युनिकेशन बिटवीन ग्रुप्स कैन लीड टू मिसअंडरस्टैंडिंग, मिस इंटरप्रिटेशन एंड ब्रेक डाउन इन्फॉर्मेशन शेयरिंग. तो इंटर ग्रुप प्रॉब्लम्स में हमने देखने कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं. ठीक है, पहली है इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, मतलब जो ग्रुप है वो आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, रिसोर्सेज को लेके कॉम्पिटिशन है, इन सारी चीजों को लेके, और एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं है. तो पहला ये हो सकता है, एक ये प्रॉब्लम हो सकती है दो ग्रुप के बीच में. दूसरा हो सकता है कम्युनिकेशन बैरियर है, मतलब कि एक ग्रुप जो है वो कम्युनिकेशन का इफेक्टिव नहीं है, इनइफेक्टिव कम्युनिकेशन है, जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, मिस इंटरप्रिटेशन हो रहा है और ब्रेक डाउन इन इन्फॉर्मेशन शेयरिंग हो रही है. ऐसा होता भी है बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में, अलग अलग ग्रुप के जो मेंबर होते हैं एक दूसरे के ग्रुप के बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर देते हैं कि वो ग्रुप ऐसा है, वो ग्रुप वैसा है, तो एक क्लैशेस आ जाते हैं. अगर आप कम्युनिकेट करेंगे तो क्लैशेस रिमूव कर सकेंगे, लेकिन अगर कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है उन ग्रुप में तो फिर वो मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप होती जाएगी. डिफरेंट कम्युनिकेशन स्टाइल, लैंग्वेज बैरियर और लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन कैन कंट्रीब्यूट टू कम्युनिकेशन प्रॉब्लम बिटवीन ग्रुप. अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है, लैंग्वेज बैरियर है, आपकी जो कम्युनिकेशन स्टाइल है वो डिफरेंट है, उनका कम्युनिकेशन स्टाइल डिफरेंट है, इसके कारण भी जो है वो इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल सकता है. Next is stereotyping and prejudice. Stereotyping and prejudice can create biasness and negative perception between groups. When individuals hold stereotypes about other group, it can result in discrimination, bias in decision making and reduce cooperation between the group. Stereotypes क्या होता है, आपने कोई प्री कंसीव नोशन बना रखा है एक ग्रुप के लिए, आपकी पहले से कोई अवधारणा है, कोई सोच है आपने बना रखी है, ये ग्रुप ऐसा ही है. ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, जो आपने पहले से ही जो सोच रखी है तो आप बायस हो सकते हैं, नेगेटिव परसेप्शन आपका हो सकता है उस ग्रुप को लेके. ठीक है, जिसकी वजह से डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, आपने ऐसा स्टीरियोटाइप, ऐसे रूढ़वादी सोच बनाई रखी, ये ग्रुप ऐसा ही है, इनका कल्चर ऐसा है, हमको इनसे कम्युनिकेट नहीं करना है, तो हम वहाँ डिस्क्रिमिनेशन करना शुरू कर देंगे, डिसीजन मेकिंग में बायस लाएंगे उनके. अगर हम एक कलेक्टिव डिसीजन ले रहे हैं एक दूसरे के ग्रुप के साथ, तो हम फिर बायस हो जाएंगे, उनके पॉइंट अगर रेलिवेंट होंगे भी तब भी हम कंसिडर नहीं करना चाहेंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे, कॉपरेशन रिड्यूस हो सकता है, तो इसके वजह से भी ग्रुप में लड़ाई होती है. नेक्स्ट इज लैक ऑफ कोलैबोरेशन. कोलैबोरेशन की कमी है, मतलब कि ग्रुप एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट नहीं कर रहे. व्हेन ग्रुप ऑपरेट एंड सिलोस और आर आइसोलेटेड फ्रॉम वन अदर, कोलैबोरेशन सफर. जब ग्रुप आइसोलेटेड होते हैं एक दूसरे से, मतलब एक दूसरे के साथ बातचीत नहीं कर रहे होते, एक दूसरे से इन्वॉल्व नहीं होते, अलग अलग अपना कर रहे होते हैं, तो वहां पे भी कॉन्फ्लिक्ट होता है. लैक ऑफ क्रॉस फंक्शनल कोलैबोरेशन एंड शेयरिंग ऑफ नॉलेज, एक्सपर्टाइज, रिसोर्सेज कैन हैंडल प्रॉब्लम सॉल्विंग, इनोवेशन एंड ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस. अगर वो एक दूसरे के साथ नॉलेज को शेयर नहीं करना चाहते हैं, कोलैबोरेट नहीं करना चाहते हैं एक दूसरे ग्रुप के साथ, अपनी एक्सपर्टीज जो है वो शेयर नहीं करना चाहते हैं, तो इसकी वजह से क्या होगा, जो भी आपके बीच की प्रॉब्लम वो सॉल्व नहीं होने वाली. तो इसकी वजह से ग्रुप का जो स्ट्रगल है, जो इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट है, जो इंटर ग्रुप प्रॉब्लम है वो रहेंगी. पावर स्ट्रगल हो सकता है, वो ग्रुप भी चाहता है मैं लीड करूं, वो ग्रुप भी चाहता है मैं लीड करूं, और इसकी वजह से आपस में कॉन्फ्लिक्ट है. इंटर ग्रुप पावर स्ट्रगल में अगर व्हेन ग्रुप परसीव देयर इंटरेस्ट एंड इन्फ्लुएंस बीइंग थ्रेटन्ड बाय अदर. उनको लग रहा है कि अगर हम इनके साथ ज्यादा इंटरेक्ट करेंगे तो हो सकता है ये ग्रुप हमारी लीड जो है वो ले ले
और इनका जो पल्ला है वो भारी हो जाए और हम थोड़ा डाउन चले जाएं। तो पावर को लेके स्ट्रगल है कि कहीं इनकी वजह से मान लो एक टीम हमारी पूरी कलेक्टिव ग्रुप से जीती, तो ऐसा ना हो कि वो अपना ज्यादा बोले लग जाए और फिर वो जो पावर है वो उनको मिल जाए, उस वो ग्रुप लीड हो जाए। ठीक है, दिस कैन लीड टू इंटरनल पॉलिटिक्स, रेसिस्टेंस टू चेंज। तो हम जो चेंजेस होंगे उसको रेसिस्ट करेंगे कि ऐसा नहीं हो तो बेटर है। ठीक है, इंटरनल पॉलिटिक्स शुरू हो जाएगी। फोकस ऑन प्रोटेक्टिंग ग्रुप इंटरेस्ट, अपने ग्रुप के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का शुरू कर देंगे, रादर देन वर्किंग कोलैबोरेट नहीं करना चाहेंगे, एक दूसरे के अपने अपने ग्रुप के ही इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे कि कहीं पावर जो है वो उनके हाथ न चली जाए। In group favoritism refers to the tendency for individuals to show preferential treatment to the member of their own group। मान लो दो ग्रुप आपस में इंटरेक्ट करके बातचीत कर रहे हैं, एक प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, तो ये जो ग्रुप वाले हैं वो अपने मेंबर को ज्यादा फेवर करेंगे। मान लो इनका मेंबर आके कोई प्रॉब्लम शेयर कर रहा है तो उसको जरूर सॉल्व कर देंगे, दूसरा मेंबर वाला आ रहा है उसको कहेंगे अरे जाओ देखो जाके। तो क्या हो सकता है कि अनबायसनेस जो है या इन ग्रुप फेवरेटिज्म है कि अपने ग्रुप को फेवर करे, दूसरे ग्रुप को फेवर नहीं करे, इसकी वजह से भी कॉन्फ्लिक्ट, इसकी वजह से भी प्रॉब्लम होती है। द बायस कैन लीड टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। हो सकता है रिसोर्सेज आप एक दूसरे पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट ही ना करो, इसकी वजह से बायस हो जाओ, अपने ग्रुप मेंबर को ज्यादा रिसोर्स दो, अनफेयर डिसीजन मेकिंग हो आपकी, एक्सक्लूजन ऑफ अदर ग्रुप क्रिएटिंग टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। लैक ऑफ ट्रस्ट हो सकता है, ट्रस्ट ऑफ कोर्स, इंटर ग्रुप डायनेमिक्स, ट्रस्ट इसेंशियल फॉर इफेक्टिव इंटर ग्रुप डायनेमिक। अगर आप चाहते हो एक दूसरे की ग्रुप के साथ रिलेशन अच्छे रहें तो ट्रस्ट फैक्टर होना जरूरी है, दूसरे पे ट्रस्ट करना होगा। लेकिन अगर ट्रस्ट लैक कर रहा है उसी ग्रुप में, आपस के ग्रुप में, तो क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा। इट रिजल्ट इन रिलेक्टेंट टू शेयर इन्फॉर्मेशन, क्योंकि अगर ट्रस्ट नहीं है तो ग्रुप में अगर आप एक साथ वर्क कर रहे हैं तो आप इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर करेंगे। ठीक है, एक दूसरा कोलैबोरेट नहीं करेंगे, अगर कोई कुछ सजेशन दे भी रहा तो आप उस पर बिलीव नहीं करेंगे, आपको लगेगा ये कहीं चाल चल रहा है। तो लैक ऑफ ट्रस्ट की वजह से भी फिर कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे। द हिंडर कॉपरेशन है, ठीक है, इंटर ग्रुप रिलेशनशिप, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका जो इंटर ग्रुप रिलेशनशिप है वो डिफिकल्टीज में आएगा। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा कि आपका टीम क्या है, आपके ग्रुप में डिफरेंस क्या है, इंटर ग्रुप प्रॉब्लम्स क्या है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।